चलिए गाइस, आई होप आपने चैप्टर नंबर 2 का पहला वीडियो देख लिया है। इन केस यू स्टिल हैवेंट, इट्स हाईली एडवाइजेबल कि आप पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसके बाद ही आपको वीडियो बेहतर समझ आएगा। आइए शुरू करते हैं। तो हमने फर्स्ट मॉडल आपके पहले वीडियो में आपको सिखाया, जो कि था अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आपकी रीडिंग के अनुसार आपका जो सेकंड मॉडल है, इट इज पीपीएफ, स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। कुछ किताबें जब आप छोटे थे इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहती थी। सो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। आप इसको पीपीएफ बोलना चाहें, दैट स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलना चाहें तो भी एक ही बात है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? सो अगर नॉर्मल सेंस में बोला जाए तो हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व व्हिच शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस with its fuller utilization of resources and available technology। कुछ कुछ मिलता जुलता आपकी रीडिंग्स भी इसी भाषा को सेकेंड करती है। आपकी रीडिंग में जो लिखा है वो ये लिखा है, इट इज अ ग्राफ दैट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट that the economy can produce given the available resources and technology। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, या वो दिमाग लगाते ही नहीं उस तरफ, वो ये समझ लेते हैं कि ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज है और जो टेक्नोलॉजी है ये तो इम्प्लाइड है, अजम्पशन में हम चला लेंगे। लेकिन डोंट यू थिंक बहुत अच्छा हो कि अगर हम इसको भी डिटेल में समझ लें? आइए मैं कोशिश करता हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको वो समझाने की। सो हमने बोला, हमने देखा रादर कि पीपीसी के बारे में या पीपीएफ के बारे में बोला जा रहा है, इट इज अ ग्राफ दैट शोज वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट that an economy can produce given the available resources and technology। जब आप छोटे थे मेरा बच्चा, तो आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स आपको डेफिनेटली ये चीज पर एम्फोसाइज करते थे। क्या था वो? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व which shows various possible combinations of two goods। लिए यहाँ पर भी टू गुड्स हैं, कार्स एंड कंप्यूटर्स, लेकिन डेफिनेशन में वो सिंपली लिख देता है वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट। और ये आपकी इमेजिनेशन पर छोड़ दिया जाता है कि आप दो गुड्स लेंगे, तीन लेंगे या चार लेंगे। लेकिन आपको पता ही है हमारे पास टू डायमेंशनल डायग्राम है, और हमने फर्स्ट मॉडल में या फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हम सिंपल वे में किसी चीज़ को समझ लें तो फिर उसके रिजल्ट्स को हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए यहां पर ये इंप्लाइड है दैट टू गुड्स के बारे में बात की जाएगी। उसके बाद कहता है गिवन द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं हमें अलग अलग समझाइए कि ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इसका इस कंटेक्स्ट में क्या मतलब है। देखिए, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको पढ़ाया जाता था रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो जो रिसोर्सेज आर लिमिटेड वाली बात है बच्चों, उसी को यहाँ पर बोला गया अवेलेबल रिसोर्सेज। बच्चा कहता है इस पीपीएफ की शेप का इस अवेलेबल रिसोर्सेज से क्या लेना देना? आई वोंट से इसकी शेप का पीपीसी से लेना देना है, इसकी शेप का रिसोर्सेज से एज सच लेना देना है, लेकिन मैं पीपीसी की हेल्प से स्कैरसिटी, दैट इज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उसको जरूर आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। सो क्यों ये कह रहा है गिवन रिसोर्सेज, और पीपीसी के कंटेक्स्ट में इसके क्या मायने हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूं। सपोज मैं आपसे कहता हूं ये एक पीपीसी है, यहाँ पर गुड एक्स है, यहाँ पर गुड वाई है, तो आप बताइए मैक्सिमम ऑफ एक्स कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं? सर इतना। ओके कूल। मैक्सिमम ऑफ वाई कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं? सर इतना। ओके कूल। वाई नॉट मोर देन एक्स, एंड फॉर दैट मैटर वाई नॉट मोर देन दिस वाई? सर बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है सर, वी डोंट हैव अनलिमिटेड रिसोर्सेज, एक लिमिट ही तभी तो प्रोड्यूस कर पाएंगे सर। तो फिर आपको नहीं लगता ये जो उसने बोला गिवन रिसोर्सेज या अवेलेबल रिसोर्सेज, वो बात ठीक है? ताकि आपको एक बाउंड्री मिल गया, आपको एक हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट मिल गया, एक वर्टिकल इंटरसेप्ट मिल गया, व्हिच इज एक्चुअली स्ट्रेसिंग ऑन द फैक्ट दैट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। यू जस्ट कैन नॉट गो ऑन एंड प्रोड्यूस एनीथिंग इन एनी क्वांटिटी यू डिजायर। एक और तरीका है मेरे पास इस स्केर्सिटी को एक्सप्लेन करने का, वाया पीपीसी और पीपीएफ। सपोज आप ऑलरेडी यहां पर हैं, ए पर आप इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, से x1 एंड y1, दोनों गुड्स का रिस्पेक्टिवली। अब आप ए से बी जानना चाहते हो बेटा, तो आप बताइए डोंट यू पीपल थिंक राजे एक्स बढ़ गया है और वाई कम हो गया? हाँ सर हो गया है। तो बेटा एक बात बताओ, आप एक गुड बढ़ा रहे हो, दूसरा कम क्यों करना पड़ रहा है? सर क्वेश्चन रिपीट करो सर।
बेटा एक गुड बढ़ा रहे हो यहाँ पर गुड एक्स, हाँ सर। तो बेटा गुड वाई कम क्यों कर रहे हो? सर क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है ना सर, वहां चले जाएंगे तो यहाँ के लिए कम बचेंगे। सो अगेन अवेलेबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो डेफिनेशन में जो वो बोलता है अवेलेबल रिसोर्सेज, उसके कुछ मायने हैं मेरा बच्चा। ये नहीं कि आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन इसको रट लेना है। सो इट हैज सम वैल्यू टू इट। बच्चा कहता है तो टेक्नोलॉजी भी बता दो क्यों है। मैं बिल्कुल बता देता हूँ, आई वुड लव टू। अगर सपोज आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कुछ इस प्रकार की रही कि खाली गुड एक्स को आप बेहतर ज्यादा बना सकते हो सेम रिसोर्सेज से, तो ये ऐसा बन जाएगा। अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऐसी रही कि आप गुड वाई बेहतर बना सकते हो, तो ये ऐसा बन जाएगा। अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऐसी रही विच इज क्वाइट अनलाइकली, बट अगर रही कि दोनों ही गुड्स के लिए ये बेटर है, तो ये फिर ऐसा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। That's why we have to keep technology at bay. We have to keep technology as constant, because if we include technology, then given PPC will not be there. एंड दूसरी बात यहाँ पर इसको समझने की ये है, आप एट अ गिवन टाइम एक पीपीएफ को डिस्कस कर रहे हैं मेरा बच्चा। अब एट गिवन टाइम एकदम से टेक्नोलॉजी तो चेंज होगी नहीं ना, इट विल टेक टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगी। और जब जब होगी उसका इफेक्ट क्या रहेगा वो हमने आपको अभी दिखाया ही। लेकिन हम यहाँ पर वी आर नॉट कंसीडरिंग कि पीपीएफ शिफ्ट कैसे होगा, पीपीएफ में चेंजेस कैसे आएंगे। हियर वी आर टॉकिंग प्योरली अबाउट पीपीएफ। बात समझ रहे हैं मेरा बच्चा? मैं आपको चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा, बात को समझना। हमें एक इंसान के बारे में बात करनी है, तो क्या आप उसकी क्वालिटीज को पहले ले आओगे कि इंसान भाग सकता है, इंसान दौड़ सकता है? नहीं नहीं नहीं, पहले आप ये बताओ इंसान होता क्या है। उसके बाद आप बताना कि इसको अगर बेटर खाना मिल जाए, बेटर एजुकेशन मिल जाए, बेटर फैसिलिटीज मिल जाए, तो ही कैन डू वंडर्स। सो अभी उन चीजों को कांस्टेंट रखो ना, मुझे पहले बताओ आदमी होता क्या है। सो हियर हियर आल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट पीपीएफ इज ऑल अबाउट। वो कैसे चेंज हो जाएगा, किस वजह से चेंज हो जाएगा, वो बात अलग है। तो अगर मैं एक इंसान के बारे में जानना चाह रहा हूं, तो मैं बाकी चीजें जो उसको इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, अभी मैं उसको एट बे रख रहा हूं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं उसके बारे में। क्लियर मेरे बच्चों? आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डेटा मैंने लिया है, ये जानबूझ के रीडिंग्स का ही डेटा लिया है, ताकि आपको ना रीडिंग्स पढ़ते हुए परेशानी ना हो। और अगर किसी को रीडिंग्स पढ़ने में थोड़ी दुविधा आती है, तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ मेरे हैंड रिटन नोट्स है ना, आपके काम आएंगे मेरा बच्चा। मेरे को बस व्हाट्सएप करिए मेरे नंबर पर, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। और आपको सारे पास्ट पेपर्स, सारे न्यूमेरिकल्स, पूरा सिलेबस 2 घंटे के अंदर आप साफ कर लोगे। ठीक है, तो आइए पहले समझ लेते हैं, फिर मेरे नोट्स पढ़ लेना, एंड देन नो नीड फॉर रीडिंग्स आल्सो। चले, सो आपके रीडिंग्स के अनुसार जो डेटा लिया गया है वो ये लिया गया है बेटा कि आइदर दिस इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस कार्स और कंप्यूटर्स। अगर ये अपने सारे रिसोर्सेज कार्स प्रोड्यूस करने में लगाते हैं, दे कैन प्रोड्यूस 1000 कार्स। अगर ये अपने सारे रिसोर्सेज कंप्यूटर्स प्रोड्यूस करने में लगाते हैं, सो दे कैन प्रोड्यूस 3000 कंप्यूटर्स। सो हमने दो कॉम्बिनेशन और भी लिए हैं, ए और बी। ए में हमने रिसोर्सेज बांट लिए, थोड़े कार में और थोड़े कंप्यूटर्स में। ए में वी कैन हैव 600 cars and 2200 computers, and B में we have 700 cars and 2000 computers. We also have a point C which is unattainable minded economy, वहां तक जा ही नहीं सकती because they don't have that many resources up their sleeves. इसी प्रकार हमने एक पॉइंट डी भी लिया है। डी जो है बेटा, उसमें हम 300 कार्स बना रहे हैं और 1000 कंप्यूटर्स बना रहे हैं, बट इसको, इस डी पॉइंट को अपन बोलेंगे इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। तो बच्चा कहता है व्हाई व्हाई यू आर कॉलिंग इट इनएफिशिएंट? बिकॉज मेरा बच्चा, इनएफिशिएंट का मतलब है विच कैन बी बेटर्ड। तो सर मतलब, देखो अगर आप आपके रिसोर्सेज को और अच्छे से यूटिलाइज कर लो, डोंट यू थिंक यू कैन मूव टू A or B, or for that matter any point on PPC, PPF, whatever you want to call it. So अगर कोई भी चीज बेहतर की जा सकती है, तो वो एफिशिएंट कैसे हुई मेरे बच्चों? अब मैं आपकी भाषा में बोलूं तो assumption होता है that economy produces on PPC and this D point is not on PPC. तो जो छोटे आप बचपन में जब सीखते थे, तो वो वाला तरीका ये है कि जी assumption है that economy must produce on PPF or PPC, and if the point is inside a PPC, it shows underutilization of resources because obviously we are not producing on PPC. But don't you think वो बच्चों वाली अप्रोच है, आप लॉजिक लगाओ ना। मैं कहता हूँ A और B एफिशिएंट है,
बच्चा कहता है ये कैसे एफिशिएंट है? अगर मैं आपकी भाषा में जाऊं तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि ये पीपीएफ में इसलिए एफिशिएंट है। मैं कुछ और तरीके से समझाऊंगा। मैं आपको कह रहा हूं कि अब आप बेटर ऑफ इन जनरल ओवरऑल नहीं हो सकते ए और बी को अगर आप तुलना करें तो। सर कैसे? आप बताइए, अगर आप ए से बी जाओगे तो क्या होगा? सर एक गुड कम हो जाएगा, एक गुड बढ़ जाएगा। यस। तो आप बेटर ऑफ कहां हुए एज सच? तो सर डी से ए जाने में कैसे बेटर ऑफ हो गए? क्यों नहीं हुए? आप डी में 300 कंप्यूटर बना 300 कार बना रहे थे, 1000 कंप्यूटर बना रहे थे। अगर डी से ए जाते तो कार बढ़कर 300 से 600 हो गई और कंप्यूटर 1000 से बढ़कर 2200 हो गए। बिल्कुल बेटर हो गए सरकार आप। क्लियर? चलिए, अब आपकी रीडिंग क्या लिखती है? वंस वी रीच एफिशिएंसी वी फेस ट्रेड ऑफ। ये एफिशिएंट पॉइंट्स हैं जो पीपीएफ पर है। ट्रेड ऑफ जो मैंने चैप्टर 1 के प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर में कराया था, 10 प्रिंसिपल्स में। ट्रेड ऑफ क्या होता है? दैट बोथ पीपल एंड सोसाइटी फेस ट्रेड ऑफ। उनको चॉइस करना पड़ता है विच वन दे वांट टू गो फॉर। सो इस इकोनॉमी को अगर कार्स ज्यादा चाहिए तो दे विल बी प्रोड्यूसिंग ऑन बी, अगर उन्हें कंप्यूटर्स ज्यादा चाहिए तो दे शैल बी प्रोड्यूसिंग ऑन ए। अब कुछ बच्चे वहां बहुत दिमाग वाले बैठे होते हैं, और अब वी सैल्यूट ऑल ऑफ यू, आपके दिमाग के लिए, आपके आपकी क्यूरियोसिटी के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए। वो बच्चे मुझे क्या कहते हैं? सर व्हाट इफ पूरा कार ही बना ले हम? व्हाट इफ हम पूरा कंप्यूटर से बना ले? यस यू कैन डू दैट, लेकिन उसके लिए मैं आपको इंटरनेशनल थ्योरी पढ़ाऊंगा तब। अब याद करो, मैंने इसी में पिछले वीडियो में आपको सिखाया था कि भाई ट्रेड कैन मेक यू बेटर ऑफ। तो trade actually can make you better off, and yes, it's totally up to you to either totally produce cars or totally produce computers. But again, trade off तो है ना मेरे राजे। If you are completely going for cars, you have to sacrifice computers and vice versa. So एक और प्रिंसिपल आया मेरा बच्चा, कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। दैट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये भी मैंने आपको प्रिंसिपल में सिखाया था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ कार इक्वल्स द स्लोप ऑफ पीपीएफ। अब यहाँ पर जो बच्चों ने 11वीं 12वीं कक्षा में इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, तो उनके थोड़े से बेसिक्स यहाँ पर हमको मैच करने पड़ेंगे, सिंक करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप फंस सकते हो। मैं बताता हूँ क्या फंस सकते हो। जैसे ही पीपीएफ का टॉपिक आता है तो पहली जो आपके मन में आवाज आती है ना, वो आती है गन्स एंड बटर। यही आवाज आती है ना। हिंदुस्तान के किसी कोने में आप बैठे जी, गन्स और बटर से एक्सप्लेन कर देंगे। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं, वो बाद में बात करेंगे। पहले जो आपका कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है उसको दूर करना पड़ेगा। देखो आपकी रीडिंग क्या लिख रही है? आपकी रीडिंग लिख रही है मेरा बच्चा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ कार इक्वल्स द स्लोप ऑफ पीपीएफ। ठीक है? हाँ तो सर दिक्कत क्या? दिक्कत है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप सभी लोग हाई 90s और इवन 100% मार्क्स लेके बैठे हुए। कोई दिल्ली टॉपर हो सकता है आप में से, कोई ऑल इंडिया टॉपर हो सकता है, गुड फॉर यू। लेकिन ऐसे बहुत ऑल इंडिया टॉपर्स मैंने देखे जिनको बेसिक से नहीं आते थे। मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछा और इधर उधर झांकने लगा बच्चा। सर आप कहना क्या चाहते हो? मैं प्रूव कर देता हूं। कहना क्या, कहना तो बात की बात है, मैं कुछ प्रूव कर देता हूं आपके लिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स को आपके स्कूल लेवल पर, तो आपको पता है हमेशा क्या पढ़ाया गया है? आपको ये पढ़ाया गया है, पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, concave to the origin due to increasing MRT या increasing MOC। अभी याददाश्त आपको वापस दिलवाते हैं, टेंशन मत लीजिए। सो इंक्रीजिंग MRT मतलब इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्रीजिंग MOC का मतलब इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जहां पर आप फंसोगे पहले मैं वहां से निकाल दूं आपको, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में क्या पढ़ाया गया है? सर कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। आपको ये नहीं कभी भी कहा गया दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। नो, आपको ये सिखाया गया आपके स्कूल लेवल पर, इट इज द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और द मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द स्लोप ऑफ पीपीसी। सो फर्स्ट यू नीड टू गेट दैट क्लियर इन योर माइंड। देखिए यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंप्लाइड मान लीजिए, अगर यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 यूनिट की टर्म्स में हो जाएगी तो वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। और मार्जिनल का मतलब 1 नहीं होता, मार्जिनल का मतलब होता है लोएस्ट यूनिट। हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन 1 यूनिट को लोएस्ट मान लेते हैं, वो रट्टे मत लगा लेना। मार्जिनल मींस 1। एमपी में जी 1 यूनिट था, एमसी में जी 1 यूनिट था, एमपी में जी 1 यूनिट था, एमआर में जी 1 यूनिट था, एमयू में भी जी 1 यूनिट था। मार्जिनल डज नॉट मीन 1 यूनिट, marginal means the lowest unit, and for the sake of simplification we treat lowest unit as 1। so तो पहला तो मैं आपको वहां से बाहर निकालूं
कि सर इसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे कह दिया स्लोप ऑफ पीपीएफ। सर हमने तो सीखा था इंक्रीजिंग मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिसाइड करते हैं स्लोप ऑफ पीपीएफ, या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिसाइड करते हैं स्लोप ऑफ पीपीएफ। देखो मेरा बच्चा, पहले तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन जनरल है, अगर आप 1 यूनिट के टर्म्स में जाओगे तो वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से ही स्लोप निकाला जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसने एक जेनरिक टर्म लिख दिया आपकी रीडिंग ने। दूसरी बात, सर एमओसी और एमआरटी में क्या फर्क है? कुछ खास फर्क नहीं है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। देखिए सपोज मैं आपसे कहता हूं ये गुड वाई है, ये गुड एक्स है, ये 1, ये 10, ये 2, ये 8। अब आप बताइए गुड एक्स की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए आपने गुड वाई के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करे? सर 2। अगर खाली 2 लिखते हो ये है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, खाली 2 लिखते हो तो ये क्या बन जाएगी बच्चों? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन मेरा बेटा अगर तो इसको रेशियो की टर्म्स में दिखाता है, तो ये 2 प्राप्त करे 1 के लिए, तो इसको बोलते हैं एमआरटी। तब ये क्या बन जाता है? एमआरटी। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। एमओसी जब आप खाली ये दिखा रहे हो कि कितने यूनिट सेक्रीफाइस करे, एमआरटी जब ये दिखा रहे हो रेशो में कितने यूनिट के लिए कितने यूनिट्स सेक्रीफाइस किए, और मार्जिनल है तो 1 यूनिट ही के टर्म्स में ही बताया जाएगा। सो अब हमने यहां लिखा ऑफन पीपीएफ विल बी कॉन्केव टू द ओरिजिन ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी और इंक्रीजिंग एमआरटी। इसमें मैं आपको आपके वाला एग्जांपल भी दे देता हूं, गन्स एंड बटर वाला, और एक एग्जांपल और दे देता हूं, तो ताकि आपको ये ना रहे कि यार पता नहीं सबने क्या सिखा दिया, हम तो उसी में कंफर्टेबल थे। तो गन्स बटर वाला बाद में बताऊंगा, पहले एक नॉर्मल से एग्जांपल देता हूं। ठीक है, तैयार है आप सब? यस सर। देखिए सपोज आपका मैथ्स का टेस्ट है, एमएमई इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले बच्चों, आपका मैथ्स का टेस्ट है, 3 चैप्टर सारे। कितने चैप्टर सारे हैं? 3। और समय कम है आपके पास। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि तीनों चैप्टर्स इक्वल लेवल के, इक्वल क्वालिटी के, इक्वल टाइम मांगेंगे, और आपको कुछ नहीं आता। ये तो अज्यूम नहीं कर रहा मैं, है ना, ये तो फैक्ट है, जोक से पार्ट। सो 3 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके, ठीक है बच्चों? ठीक है सर। आपने अपने एमएमई सर को फोन किया, सर आई एम इन ट्रबल सर, सर कल टेस्ट है सर, 3 चैप्टर्स आ रहे हैं सर, हेल्प मी। सर ने कहा बेटा मैं हूं ना, तू परेशान क्यों होता है, आ रहा हूं भी तेरे घर। सर पहुंच गया आपके घर। सर ने कहा देख मैं बड़ा मसरूफ आदमी हूं यार, बहुत बिजी हूं यार, मैं तेरे को 1 घंटा दूंगा, अब देख लेते हैं कितना हो पाएगा, तेरी स्पीड के ऊपर है। आपने कहा ठीक है सर। तो सर थे जबरदस्त, एमएमई में पूरी पूरी कमांड, सर ने 1 घंटे में निपटा दिया चैप्टर। कितने चैप्टर आ रहे थे आपके? सर 3। कितने निपट गए? सर 1। कितने रह गए? सर 2। 1 निपट गया? निपट गया। कितने आवर्स लगे? 1 आवर। किसने कराया? सर मेरे एमएमई स्पेशलिस्ट ने। वेरी गुड, हो गया ये? हो गया। अब सर चले गए घर। आप कह रहे हो यार मेरे 2 चैप्टर्स और आ रहे हैं यार, मैं क्या करूं? फिर आपने अपने 12th वाले सर को फोन करा, जिनसे मैथ्स पढ़ते थे। 12th वाले सर कहने लगे यार मैं तेरे को ऐसे हालत में नहीं देख सकता, मैं आ रहा हूं, मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो उन्होंने भी 1 चैप्टर पढ़ाया, उनको लग गए 2 घंटे। माइंडेड हम ये मान के चल रहे हैं सभी एक बराबर चैप्टर थे, मगर मैथ्स वाले टीचर को जो 12th को पढ़ाया था आपको, जिन्होंने 12th में पढ़ाया था, उन्हें 2 घंटे लगे। ठीक है? अब ये मेरे से बकवास मत करो यार। कुछ बच्चे पता है वहां पे बैठ के क्या कर रहे होंगे अपने मिनी मन में, मैं तो जिनसे 12th पढ़ता था एमएबी भी उनसे पढ़ता हूँ। यार हम ये मान के चल रहे हैं अलग है भाई। ठीक है जी, चलो अब कितने चैप्टर आ रहे हैं टेस्ट में? सर 3। कितने हो गए? 2। कितने रह गए? सर 1। बहुत ही बढ़िया। तो अब आगे कैसे करें जी? तो बताते हैं कैसे करना है। अब आपको याद आया कि आपके पापा, वो आपको बहुत बोलते थे हम तो जी स्ट्रीट लाइटों में पड़े हुए हैं, अरे मैथ्स में जीनियस था मैं, गोल्ड मेडल मिला हुआ है मेरे को। आपने पकड़ लिया पापा को कि आज दिखाई दो गोल्ड मेडल असली है कि नहीं है। पापा ने कहा आजा। पापा ने बिठाया आपको, बैठा रहे, पढ़ा रहे, पढ़ा रहे, पढ़ा रहे, वही 1 चैप्टर 3 घंटे लगे। अब आप बताइए क्या हम ये बोलेंगे आपके पापा को मैथ्स नहीं आती? ऐसा नहीं है। ही इज नॉट स्पेशलाइज्ड, उनकी प्रैक्टिस छूटी हुई है। जो 12th वाले टीचर थे, ही इज नॉट इवन स्पेशलाइज्ड इन एमएमई, वो 12वीं की मैथ्स में स्पेशलाइज्ड हैं। और जो एमएमई के टीचर थे वो स्पेशलाइज्ड थे, फटाफट 1 घंटे में खींच गए। तो सर इसका इससे क्या लेना देना? अरे बताता हूं बंधु, बताता हूं। पहले एग्जांपल समझ आ गया कि जो एक्सपर्ट आदमी है वो कम टाइम में काम कर देगा, तो आप पहले उसी को यूज करोगे। फिर जो थोड़ा कम एक्सपर्ट होगा उसको लोगे, फिर जो बिल्कुल ही कम एक्सपर्ट होगा मजबूरी में वही लेना पड़ेगा, तो उससे ज्यादा टाइम लगेगा आपको। आपके 3 घंटे लगा दिया आपके पापा ने। सर एग्जाम्पल तो अच्छा है, इसका इससे क्या लेना देना? अभी बताता हूँ ना मेरे भाई, अभी बताता हूँ। अब मैं तेरे वाले एग्जाम्पल को बताता हूँ और फिर मैं दोनों को कोरिलेट कर दूंगा।
सपोज ये है गुड वाई और ये है गुड एक्स। अब मैं जानबूझ के वो एग्जांपल ले रहा हूं जो तुम हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, यही एग्जांपल तुम्हें टीचर ने कराया, ठीक है। कुछ और समझना हो, किसी और तरीके से समझना हो, पीपीएफ की वैरायटीज करनी हो, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में मैंने सिखा रखे हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके देख लो। मैं अभी मगर सुई की जरूरत है, मैं अन्नी तलवार चला रहा, ध्यान लगाएं। आपको ना आपके स्कूल्स में ये कराया था 20 0, फिर 1 18, फिर 2 15, फिर 3 11, फिर 4 6 और फिर F05। सर ये तो कराया था, मगर ये क्या है अभी बताता हूं। इंक्रीजिंग एमओसी हो रहा है, देख पहले कितना छोड़ा, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। एमआरटी के टर्म्स में दिखाया गया तो रेशो लगा दे 2:1 3:1 4:1। हाँ सर, तो ये तो आपने बताया ही था, इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से कॉन्केव होता है, लेकिन इंक्रीजिंग एमआरटी की होता है वो थोड़ा ना बताया था। अब मेरा वो वाला एग्जांपल याद आ गया टेस्ट वाला। हाँ, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपके वाला जो आपने बचपन में पढ़ा था। सपोज आपकी इकोनॉमी वॉर पर है, ठीक है, किस पर है, वॉर पर। तो अब आपकी इकोनॉमी बटर भी प्रोड्यूस कर सकती है, गन्स भी प्रोड्यूस कर सकती है। सपोज ये गन्स हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूं। सपोज ये गन्स हैं और ये बटर है, ठीक है, गन्स है और बटर है। अब मुझे बताओ, गन्स का शुरू में जब आपने एक यूनिट बढ़ाया तो आपने यहां पे किसका से कितना सेक्रीफाइस करा, बटर का? सर 2। पता है क्यों? क्योंकि आपने वो रिसोर्स उठाए जो गन्स पे स्पेशलाइज थे, और गन्स में जो स्पेशलाइज थे हम ये मान के चल रहे हैं वो बटर में स्पेशलाइज नहीं है, तो इसलिए बटर का ज्यादा नुकसान हुआ नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे तो जो गन्स में स्पेशलाइज्ड रिसोर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। नाउ यू हैव टू टेक दोज रिसोर्सेज व्हिच आर कंपैरेटिवली मोर स्पेशलाइज्ड इन बटर। तो इसकी तो एक ही यूनिट बना पाएंगे वो, लेकिन बटर का नुकसान बहुत कर देंगे। देखो सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा है, बात समझ रहे हो? आपके टाइम एक ही घंटे में खत्म कर दिया था आपके एमएमई के टीचर ने, लेकिन जब आपके पापा ने पढ़ाया तो वही चीज 3 घंटे लगा दी, आपके 3 घंटे बर्बाद कर दिए। और चैप्टर क्या मिला? एक। तो यहां पर भी वही है कि जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाते जाओगे, पहले आप वही रिसोर्स उठाओगे जो गन्स में स्पेशलाइज्ड है, बटर में नहीं है, तो बटर का कम नुकसान होगा। उसके बाद आप वो रिसोर्स उठाओगे जो बटर में स्पेशलाइज्ड है, तो एक तो वो गन में स्पेशलाइज्ड नहीं है, उसकी कंपनसेशन के लिए इनको ज्यादा उठाना पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि वो बटर में स्पेशलाइज्ड है और बटर के रिसोर्स आपने निकाल के गन में डाल दिए, तो बटर का जो सेक्रीफाइस है मेरा बच्चा, जो उसका लॉस है मेरा बच्चा, जो उसका नुकसान है मेरा बच्चा, वो ज्यादा होगा। क्लियर? यस, पीपीएफ के अलग अलग शेप्स भी हो सकती हैं। यू वोंट, आपके दिमाग में चल रहा होगा सिर्फ स्ट्रेट लाइन अगर कांस्टेंट हो, डिमिनिशिंग हो तो कॉन्वेक्स। सर बहुत लंबी कहानी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा अभी। आप थोड़े बड़े हो जाएं फिर आपको सिखाते हैं इसकी अलग अलग चीजें, क्योंकि ट्रस्ट भी मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल में जाता है ये टॉपिक। ये माइक्रो और मैक्रो का टॉपिक ऐसा है नहीं। अगर पीपीएफ किसी को अच्छे से सीखना है तो उसको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वो काफी तफसील से पढ़नी होगी। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक आपकी रीडिंग के हिसाब से है मेरे बच्चों, अ शिफ्ट इन पीपीएफ। तो एक तो रिसोर्स की वजह से और एक टेक्नोलॉजी की वजह से। तो अगर मैं बोलूं ये नॉर्मल पीपीसी है और आपके रिसोर्स ही बढ़ गए, तो रिसोर्स अगर बढ़ गए तो ऑब्वियसली इट विल शिफ्ट राइटवर्ड। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, खाली गुड 1 में आया तो ऐसा बनेगा, खाली गुड 2 में आया तो ऐसा बनेगा, दोनों में आया तो ऐसा बनेगा। आर वी क्लियर? श्योर मेरा बच्चा? तो ये है आपका सेकंड मॉडल विच इज ऑल अबाउट पीपीएफ। तो आगे के टॉपिक्स अब शुरू करते हैं आपके लिए। आई होप ये वाला यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया है।